यस। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और 4-5 दिन हो गए थे पीछे, कोई वीडियो लोड नहीं हो पाया कुछ कारणों से। तो आज हम लोग जीडीपी वाले सीरीज में ही अभी 1-2 लेक्चर्स ये बाकी थे, उसी सीरीज को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। और आज के लेक्चर को आप यानी कि ये समझने के पहले जो लास्ट में यानी कि जीडीपी वाले सीरीज में ये शायद 4 वीडियोस हैं, तो जो ये 4th वीडियो है या 3rd होगा या 4th, वो थोड़ा देख लेंगे लास्ट वाला। तो उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो उसके बाद हम लोग इसको ये कंटिन्यू करेंगे, तो आपको ये बेहतर ढंग से बातें समझ में आएंगी। हम लोग देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने इसी पॉइंट पे मैंने ये खत्म किया था कि जीडीपी को कैलकुलेट करने का जो इनकम मेथड होता है उसके बारे में ये चर्चा हो रही थी। और उससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूं कि जीडीपी या किसी भी मतलब एग्रीगेट को नेशनल इनकम अगर उसको और सिंपल वे में बोला जाए तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के बेसिकली 3 मेथड्स होते हैं। हम लोगों ने देखा था पहला जो ये मेथड था ये वैल्यू एडेड मेथड था। ध्यान से इन चीजों को याद में रखिएगा। और वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है इसको भी हम लोगों ने देखा था। वैल्यू एडेड मेथड में हम लोग ये किस प्रकार से जीडीपी या मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं उसके भी बारे में डिस्कशन हो चुका है, मैं उसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। फिर उसके बाद से हम लोगों ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो दूसरा मेथड था वो हम लोगों ने इनकम मेथड देखा था। इनकम मेथड, और इनकम मेथड से यहां पे बेसिकली बात हो रही है कि फैक्टर इनकम की। इसके भी बारे में काफी यानी कि डिटेल्ड रूप से ये चर्चा हो चुकी है, आप लोगों ने ये समझा होगा। उसके बाद से तीसरा जो मेथड होता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का उसे हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड बोलते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड। तो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसको हम लोग डिस्कस करने हम लोग जा रहे हैं। तो इसको मैं एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोगों को आज डिस्कस करना है, तो हम लोग इसी के ऊपर आज कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड। एक चीज को ध्यान में रखिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा हम जो ये कैलकुलेट करते हैं मतलब तो ये कैलकुलेशन के पश्चात हम लोगों को जो एग्रीगेट प्राप्त होता है वो हम लोगों को प्राप्त होगा जीडीपी मार्केट प्राइस पे। एक चीज और ये ध्यान में रखिएगा कि एक्सपेंडिचर मेथड को ही कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड भी बोलते हैं हम लोग। कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड, इसका दूसरा नाम है ये। और एक्सपेंडिचर मेथड को ही हम लोग इनकम डिस्पोजल मेथड भी बोलते हैं। इनकम डिस्पोजल
मेथड। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एक ट्रिनिटी को देखा था, और ट्रिनिटी ये थी कि जितना इकोनॉमी के अंदर ये वैल्यू एडिशन होता है प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, तो ये वैल्यू एडिशन के क्रम में जो इनकम जनरेट होता है, तो सर्कुलर फ्लो मॉडल ये बोलता है कि वो सारा इनकम जो है ये प्रोड्यूसर सेक्टर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। किस रूप में? फैक्टर इनकम के रूप में, या फैक्टर ये पेमेंट्स बोला जाए, फैक्टर ये पेमेंट्स के रूप में। इसको और एप्रोप्रिएटली अगर बोला जाए तो वेज के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो किसको? तो हाउस होल्ड सेक्टर को। क्योंकि फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन, ये फिर से मैं इस चीज को बोल रहा हूं, फैक्टर्स ऑफ ये प्रोडक्शन जो होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इसका जो ओनर होता है वो ओनर हाउस होल्ड सेक्टर होता है। और प्रोडक्शन के काम में लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप का यूज किया जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा, जिसको कि फैक्टर इनपुट्स भी बोलते हैं। तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप को वो हायर या परचेस करता है प्रोड्यूसर सेक्टर। ये किससे? हाउस होल्ड सेक्टर से। तो उसके बदले में जो पेमेंट दे रहा होता है हाउस होल्ड सेक्टर को, वेज के रूप में, रेंट के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और प्रॉफिट के रूप में। तो ये फैक्टर इनकम्स हुआ, ये किसका? हाउस होल्ड सेक्टर का। और उसी इनकम को हाउस होल्ड सेक्टर खर्च करता है किसके ऊपर? तो प्रोड्यूसर सेक्टर के द्वारा जो प्रोडक्शन का काम हुआ है, जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ है, उन्हीं वस्तुओं और सेवाओं को परचेस करने के ऊपर जो ये खर्च होता है, जो एक्सपेंडिचर किया जाता है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, या इसको अगर इकोनॉमी के लेवल पे अगर देखा जाए तो इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में हमेशा ये टाइम फ्रेम का भी एक ख्याल रखना है किसी भी एग्रीगेट को कैलकुलेट करने में। एक अकाउंटिंग ईयर में, ठीक है ना, जो इकोनॉमी के अंदर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन हुआ है, जो प्रोड्यूस्ड हुई हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उनको परचेस करने के ऊपर, यानी कि उनको ये खरीदने के ऊपर एक अकाउंटिंग ईयर में जितना भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इकोनॉमी के अंदर, अगर उसके सम टोटल को अगर निकाल दिया जाए तो एक्सपेंडिचर मेथड से हम लोग जीडीपी मार्केट प्राइस पे हम लोग ये प्राप्त कर लेंगे। यानी कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है मार्केट प्राइस पे हमें ये मिल जाएगा। और फिर हम लोग जानते हैं कि अगर ये नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना हो तो नेशनल इनकम, हमने इससे ये पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि नेशनल इनकम क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पे। इसी को हम लोग ये नेशनल इनकम बोलते हैं। तो अगर जीडीपी एमपी हमको मिल गया, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर मार्केट प्राइस पे हमें मिल गया, तो आसानी से हम लोग नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को करके हम लोग नेट नेशनल प्रोडक्ट या फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से जो हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे, उससे हम लोगों को जीडीपी एमपी प्राप्त होता है, यानी कि ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ये मार्केट प्राइस पे। इस चीज का ये ध्यान में रखना है। और एक्सपेंडिचर मेथड से
नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का यानी कि मतलब क्या हुआ थ्योरेटिकली? तो थ्योरेटिकली यही मतलब हुआ कि एक अकाउंटिंग ईयर में यानी कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम में या किसी भी एक कंट्री के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है और उन फाइनल गुड्स एंड ये सर्विसेज यानी कि अंतिम रूप से जो वस्तु और सेवाओं का जो प्रोडक्शन हुआ है उसके ऊपर टोटल ये परचेज यानी कि उनको ये परचेज करने के लिए जो ये टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है इकोनॉमी के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में, अगर उसके सम टोटल को निकाल दिया जाए यानी उसके अगर ये जोड़ को निकाल दिया जाए तो हम लोगों को जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकल जाएगा। अब हम लोग और इसको एग्जैक्टली और टेक्निकली हम लोग इस चीज को देखेंगे कि अगर एक्सपेंडिचर मेथड से हमें जीडीपी अगर मार्केट प्राइस पे निकालना हो तो क्या क्या हमें ये जोड़ना पड़ेगा, किन किन चीजों को, किन किन ये फैक्टर्स को हमें ये कंसिडरेशन में लेना होगा, इन चीजों को हम लोग ये देखते हैं। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें महत्वपूर्ण है। तो आप देखिएगा, सबसे पहले तो अगर एक्सपेंडिचर मेथड से आपको निकालना है जीडीपी एमपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे निकलेगा। तो फर्स्ट चीज जिसको कि हम लोग ये कंसिडरेशन में लेते हैं वो क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको डिनोट किया जाता है सी से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। एक चीज और ये ध्यान में रखना है, यहां पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात हो रही है क्योंकि एक्सपेंडिचर भी जो होते हैं उनको मूलतः ये दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन सारे चीजों में ये टेक्निकली ये यानी कि ये फर्क करना आप सीखिए, टेक्निकली इसमें यानी अंतर स्थापित करना आप सीखें। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का ये अर्थ हुआ कि जिस गुड या सर्विस को फाइनल कंजम्पशन के लिए उसका यूज किया जा रहा है तो उसके ऊपर जो खर्च होता है, अब जैसे मान लीजिए कि मैंने कोई बुक ये खरीदी, बुक सेल के पर्पज से नहीं खरीदी, मैंने अपने ये पढ़ने के पर्पज से मैंने बुक को खरीदा, तो वो यानी कि मैं एक इंड कंज्यूमर हुआ और इंड कंज्यूमर के द्वारा उस बुक को डायरेक्टली यूज में लाया जा रहा है उस ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। आप अगर जाकर के मार्केट से कोई जूता खरीदते हैं खुद के पहनने के लिए, आप उसका यानी कि इंड कंज्यूमर हुए, यानी उसके बाद और वैल्यू एडिशन उसमें नहीं होगा, आप इंड कंज्यूमर हुए और ह्यूमन वांट्स को, अपने ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए आप उसका यूज कर रहे हैं, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं देता हूं, अपने प्राइवेट यूज के लिए मैंने ये कार खरीदी, तो यानी कि ये कार जो है वो हमारे यानी मैं उस कार का इंड कंज्यूमर हुआ और मैं अपने वांट को सेटिस्फाई करने के लिए मैं उसका यूज कर रहा हूं। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है।
आपने अपना ये मोबाइल फोन खरीदा अपने यूज के लिए, उसके बाद उसमें और वैल्यू एडिशन नहीं होना है। और वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट को आप ये समझ रहे हैं, अगर नहीं समझ रहे हैं तो यानी कि ये पीछे के वीडियोस को देखिए। तो वो जो मोबाइल फोन है वो मेरे लिए एक इंड कंज्यूमर के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन मान लीजिए दूसरी स्थिति में मैं कोई ये ट्रैवल एजेंसी को चलाता हूं और ये ट्रैवल एजेंसी के ओनर के रूप में मैंने कोई कार खरीदी। अब वो जो ये कार खरीदी वो मैंने अपने ये प्राइवेट यूज के लिए नहीं खरीदी। मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा इरादा क्या है? तो मेरा उद्देश्य ये है कि उस कार को खरीद करके अभी और इनकम मुझे ये जनरेट करना है, मुझे उससे ये कमाना है। यानी कि कार को आपने खरीदा, आप उसके इंड कंज्यूमर नहीं हुए, बल्कि उस कार से अभी आप और ये कमाइएगा, यानी कि अभी और ये यानी कि वैल्यू एडिशन उसमें होना बाकी है। तो वो उस ट्रैवल एजेंसी वाले के लिए वो आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। यानी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि अगर बुक को मैं अपने यूज के लिए खरीद रहा हूं वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मैं एक बुक सेलर हूं और उस बुक को मैं इसलिए खरीद रहा हूं कि मैं उससे और ये यानी कि फर्दर इनकम जनरेट कर सकूं, मैं उससे और इनकम जनरेट कर सकूं, यानी कि इसका यह मतलब है कि एक बुक सेलर ने उस बुक को खरीदा, उसके बाद अभी उसमें और ये वैल्यू एडिशन होना बाकी है, यानी कि वो उससे इनकम जनरेट करेगा, ये फर्दर इनकम जनरेट करेगा। तो इस प्रकार के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। हमारी समझ में आपको बात ये समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई थोड़ा ये बावला व्यक्ति है और उसने सोच लिया कि मैं ये कॉलेज जाऊंगा तो ये ट्रैक्टर से जाऊंगा। ठीक है, सोचा जा सकता है और किया भी जा सकता है। तो उस लड़के ने अगर उस ट्रैक्टर को खरीदा कृषि कार्य हेतु नहीं, बल्कि अपने 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 ये कंजम्पशन पर्पस के लिए, खुद के यूज के लिए, और मान लीजिए कि पागलपन में आकर के, ठीक है, हालांकि एक रेशनल मैन का ऐसा बिहेवियर ये नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक सेकेंड के लिए अगर ये मान लिया जाए, अगर वो अपने ये कॉलेज या स्कूल वो ये ट्रैक्टर से जा रहा है तो वो उसके लिए उस व्यक्ति के लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अगर ये किसान है और किसान ने कृषि कार्यों के लिए, और ट्रैक्टर्स के पीछे लिखे भी रहते हैं कृषि कार्य हेतु, तो कृषि कार्य के लिए उसने ये ट्रैक्टर को खरीदा। ट्रैक्टर पे खुद चढ़ना जो है ये उसका ये पर्पस नहीं है, बल्कि उसका ये पर्पस है कि मैं जो कृषि का कार्य करता हूं उसमें मुझे ये सपोर्ट मिले, मेरे लिए ये चीजें आसान हो। यानी उसका उद्देश्य जो है वो इंड कंजम्पशन नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य वो एक किसान के रूप में वो जो इनकम जनरेट करना चाहता है या अपनी जो ये प्रोडक्शन की एक्टिविटी को करना चाहता है अपने खेतों में, उसमें वो ट्रैक्टर जो है वो हेल्पफुल है। तो उस किसान के लिए वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। तो एक्सपेंडिचर मेथड में आप इस चीज को समझिए कि ऐसे ये दोनों ही प्रकार के एक्सपेंडिचर्स को, यानी इकोनॉमी में एज ए होल, इन दोनों ही प्रकार के एक्सपेंडिचर्स को हम लोग ये कंसीडरेशन में लेते हैं। तो पहला फैक्टर जो कि हम लोग कंसीडरेशन में लेते हैं वो है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर।
यहां पे ये प्राइवेट का मतलब ये है कि इंडिविजुअल्स के द्वारा, यानी हाउसहोल्ड सेक्टर के द्वारा, यानी कि इस देश के अंदर अगर भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष के अंदर जो हाउसहोल्ड सेक्टर है, जो इंड कंज्यूमर्स हैं, हम आप जैसे लोग या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो काम कर रहे हैं देश के अंदर, इसमें आपको ये चैरिटी वाले भी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे, एनजीओज आ जाएंगे, तो उनके द्वारा टोटल जो कंजम्पशन पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं, कंजम्पशन पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उसको हम लोग एक कंसिडरेशन में लेंगे और उसको सिंबलाइज किया जाता है ये सी से। ठीक है, उसके बाद से हम लोग इसमें लेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ध्यान दीजिएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसको डिनोट किया जाता है ये जी से। इसका ये मतलब हुआ, यहां तो आपको हाउस होल्ड सेक्टर की बात हो रही है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है, और यानी कि उसके द्वारा जो ये कंजम्पशन पर्पस के लिए जो खर्च किया जा रहा है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने के ऊपर, ये उसकी बात हो रही है। ये सी से उसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग इस भी चीज को जानते हैं कि किसी भी वेलफेयर स्टेट में, और हम लोगों का देश जो है वेलफेयर स्टेट है, या किसी भी प्रकार का अगर स्टेट हो यानी कि देश हो, तो वहां ये गवर्नमेंट भी अपने आप में एक बहुत बड़ी एजेंसी होती है, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जो कि भिन्न भिन्न पर्पसेस के लिए वो खर्च करती है इकोनॉमी में, बहुत ही लार्ज स्केल पे। और अगर स्टेट का नेचर यानी कि देश का नेचर अगर ये पब्लिक वेलफेयर है, अगर पब्लिक वेलफेयर स्टेट की अगर बात की जाए, जो कि हम लोगों का भारतवर्ष का देश है, तो ऐसे देशों में गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर, ये बहुत ही लार्ज स्केल में होते हैं। तो यहां पे बात की जा रही है कि गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं, बल्कि कंजम्पशन पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है इकोनॉमी में, उसको भी हम लोग जोड़ेंगे। अब आप ये एक लेजिटिमेट सवाल पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट का ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हुआ। हम लोग जानते हैं कि हमारे देश के अंदर या किसी भी देश में जो वहां पे डिफेंस के जो लोग हैं, डिफेंस के जो पर्सनल हैं, तो उनके ये दैनिक यूज में या उस पूरे सिस्टम को, उस पूरे ये मशीनरी को ये चलाने में भिन्न भिन्न प्रकार के यानी ऐसे खर्च हो रहे हैं जिनका कि नेचर कंजम्पशन पर्पस के लिए, जैसे उनके लिए यानी कि अनाज को खरीदना, उनके लिए जो उनकी ये वर्दी होती है उसको खरीदना, तेल, साबुन, सरफ, ये सब इंड कंजम्पशन वाली वस्तुएं हैं, उनको खरीदना। जैसे मान लीजिए कि देश के अंदर हमारे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे ये पब्लिक वेलफेयर के प्रोग्राम्स चलते हैं, जैसे कि बच्चों के लिए मिड डे मील का जो ये प्रोग्राम चलता है, तो मिड डे मील में बच्चों को ये खाना खिलाया जाता है। अब खाद्यान्न के ऊपर जो खर्च है, ये बच्चे वहां पे ये खा रहे हैं, चावल हुआ, ये तेल हुआ, ये गेहूं हुआ, भिन्न भिन्न प्रकार के जो ये कंज्यूमर गुड्स हैं, उन ये कंज्यूमर गुड्स को ये गवर्नमेंट खरीदती है। कहीं ना कहीं उसका इकोनॉमिक ये कॉस्ट है जिसको कि ये गवर्नमेंट ये बियर करती है। तो इस प्रकार के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम लोग एक कंसिडरेशन में लेते हैं।
तो गवर्नमेंट सेक्टर का ये फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसको हम लोग ये कंसिडरेशन में लेते हैं। इसके बाद से देखिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। शुरू में ही हमने आपको समझाया था कि अगर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है तो ये दोनों ही प्रकार के एक्सपेंडिचर्स जो हैं उनको ये कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को भी और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी। ये शुरू के जो दो कंपोनेंट्स हैं या जो दो फैक्टर्स हैं, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से रिलेटेड है। एक में हाउस होल्ड सेक्टर की बात हो रही है या प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस ये काम कर रही हैं ये देश के अंदर, उनका जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसकी बात हो रही है। और दूसरे में ये गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा कंजम्पशन पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसकी बात हो रही है। तीसरा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम लोग ये कंसिडरेशन में लेते हैं। और इसमें आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में इसमें ये दोनों ही सेक्टर का यानी एक्सपेंडिचर आ जाता है, यानी कि गवर्नमेंट भी, ये ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न प्रकार के ऐसे एक्सपेंडिचर्स को करती है जिनका कि नेचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो है ये यानी कि आप कहीं पे ये ब्रिज बनवा रही है, गवर्नमेंट कहीं पे रोड्स बनवा रही है, गवर्नमेंट के कहीं पे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए उसका एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो उस प्रकार के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में भी, उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। और हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जाता है इकोनॉमी में, उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में आप देखिएगा तो इसके दो कैटेगरीज बेसिकली हो जाती हैं। एक को बोला जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ध्यान दीजिएगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में सारा पूरे देश के अंदर प्राइवेट से यानी हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा भी, मतलब हमारे आपके द्वारा भी ऐसे ऐसे बहुत सारे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं। जैसे कि कोई ये घर बनवा रहा है, कोई अपनी ये बिल्डिंग बनवा रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कोई अपनी ये मशीनरी को स्थापित करवा रहा है, कोई किसी ये प्लांट को स्थापित वो करवा रहा है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। तो हाउस होल्ड सेक्टर के भी द्वारा इन्वेस्टमेंट पर्पस से जो एक्सपेंडिचर किया जाता है उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं इसमें, ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। दूसरा, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, यानी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा भी जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, जैसे कहीं पे एयरपोर्ट्स बन रही हैं, कहीं पे रेलवे ये लाइंस को बिछाया जा रहा है, ये सब इन्वेस्टमेंट पर्पस के यानी ये सब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है। कहीं पे ये पोर्ट्स बनवाया जा रहा है, कहीं पे ब्रिजेस ये बनवाई जा रही हैं, कहीं पे ये डैम ये खुदवाया जा रहा है। तो ये सब जो है कंजम्पशन पर्पस के लिए एक्सपेंडिचर नहीं है गवर्नमेंट का, बल्कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है, उसको भी हम लोग इंक्लूड करते हैं ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में ये चीज आ गई। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का ये मतलब हुआ कि चेंज इन स्टॉक। इससे पहले वाले ये वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूं। चेंज इन स्टॉक का मतलब होता है कि क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इसका ये मतलब हुआ कि जो देश के अंदर जो ये प्राइवेट इंटरप्राइजेस हैं जो प्रोडक्शन के काम को वो कर रहे हैं,
तो उनके पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की स्थिति क्या है, स्टॉक्स कितने ये मौजूद हैं उनके पास। तो स्टॉक्स अगर मौजूद हैं तो उसमें भी ये पैसा लगा हुआ है, और उस पैसे का नेचर ये कैसा होगा, तो निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट उसका नेचर होगा। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को भी हम लोग ये कंसिडरेशन में लेते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, और जो ये प्राइवेट सेक्टर है हमारी कंट्री के अंदर, यानी कि जो बिजनेस सेक्टर है, जो कॉरपोरेट सेक्टर है हमारी कंट्री के अंदर, उनके द्वारा जितना भी एक्सपेंडिचर ये किया जाता है, उन सारे एक्सपेंडिचर्स को हम लोग ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में रखते हैं। वो सब इंक्लूडेड है इसी में, किसमें, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। तो तीसरा, हम लोग इस फैक्टर को ये कंसिडरेशन में लेते हैं। और चौथा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथी चीज जिसको कि हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं उसको बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। और नेट एक्सपोर्ट्स का ये मतलब हुआ यानी x माइनस एम। x का मतलब हुआ एक्सपोर्ट्स और m का मतलब हुआ इंपोर्ट्स, यानी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट का मतलब आप लोग ये समझ रहे होंगे, ये निर्यात, और ये निर्यात का ये मतलब हुआ कि हमारे कंट्री के अंदर ये डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं, जिसका कि निर्माण हमारे ही देश के अंदर हो रहा है, लेकिन वो उसको ये भेजा गया हमारी ये कंट्री से बाहर, और ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि हमारे देश को छोड़ करके अन्य जो देश हैं, वहां के जो लोग हैं, वो खरीद रहे हैं उन चीजों को। तो आप समझिए उसका ये प्रोडक्शन हुआ है कहां पे, हमारे देश में। प्रोडक्शन जो है वो तो हमारे ही देश में हुआ। बात केवल ये है कि उसके ऊपर जो ये खर्च है, यानी उसको जो यानी कि खरीदा जा रहा है, वो देश के लोगों के द्वारा नहीं खरीदा जा रहा है, बल्कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा ये खरीदा जा रहा है। तो उसको भी हम लोग यानी कि जो बाहर के विदेश के जो लोग हैं, जो कि हमारे देश के अंदर जो ये प्रोड्यूस्ड ये गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो, उसको हम लोग कंसिडरेशन में लेते हैं। लेकिन इसके साथ साथ उसको माइनस करना होगा किस चीज से, इंपोर्ट से। क्यों कि अगर एक्सपोर्ट होता है तो बहुत सारी वस्तुओं का इंपोर्ट्स भी होता है, और इंपोर्ट का यह मतलब है कि जिन वस्तुओं या सेवाओं का इंपोर्ट किया जा रहा है कंट्री के अंदर, आयात किया जा रहा है, यानी उसका जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन हमारे कंट्री में नहीं हुआ है, हमारे इकोनॉमिक या डोमेस्टिक के टेरिटरी में नहीं हुआ है, बल्कि उसका जो प्रोडक्शन है ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे देश से ये बाहर हुआ है उसका प्रोडक्शन। लेकिन उसके ऊपर जो ये खर्च है वो खर्च हम लोग कर रहे हैं, यानी हम लोग उसको खरीद रहे हैं, उस यानी कि ये फॉरेन ये प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड ये सर्विसेज को हम लोग ये खरीद रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं। एक्सपोर्ट्स में क्या हो रहा था कि डोमेस्टिकली ये प्रोड्यूस्ड ये गुड्स है, हमारे देश के अंदर बना, लेकिन इसको बेचा गया ये बाहर, देश के बाहर, यानी कि फॉरेनर्स जो है यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो खर्च कर रहा है हमारे देश में ये बनी हुई वस्तुओं या सेवाओं के ऊपर। तो अगर ये नेट रिजल्ट को देखना है तो हम लोगों को एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को घटा देना होगा। तो जब आप एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट्स को घटाइएगा तो आपको इसी को बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। और इन चारों चीजों को अगर आप ये जोड़ देते हैं एक अकाउंटिंग ईयर में, हमेशा याद रखिएगा किसी भी यानी कि नेशनल इनकम से रिलेटेड किसी भी एग्रीगेट का
जो ये कैलकुलेशन है वो एक डिफिनिट टाइम पीरियड के अंतर्गत ही ये किया जाता है। तो अगर इन एक अकाउंटिंग ईयर, स्टैंडर्ड रूप से यही लिया जाता है, एक अकाउंटिंग ईयर में अगर 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 भारतवर्ष की बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमारे देश के अंदर एक अकाउंटिंग ईयर में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा कंजम्पशन पर्पस के लिए जो एक्सपेंडिचर किया गया, जिसको कि डिनोट करते हैं सी से, उसको हम कंसिडरेशन में लें। उसमें जोड़े और किस चीज को, तो गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा कंजम्पशन पर्पस के लिए जो फाइनल एक्सपेंडिचर किया गया एक अकाउंटिंग ईयर में, जिसको डिनोट किया जा रहा है जी से, उसको हम जोड़े। और फिर उसमें क्या जोड़े, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को जोड़े। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में ये सब कुछ आ जाता है, यानी हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा और ये गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, यानी मुख्य आपको यही सेक्टर्स हैं इकोनॉमी में। तो इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट पर्पस से, यानी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो भी एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको हम जोड़ ले। और उसमें अगर ये नेट एक्सपोर्ट्स को हम लोग ये जोड़ ले, तो इन चारों अगर ये फैक्टर्स को अगर आप ये जोड़ लेते हैं, तो आपको ये प्राप्ति होगी किस चीज की, जीडीपी या मार्केट प्राइस पे। और अगर जीडीपी या मार्केट प्राइस पे अगर आपको मिल गया, तो फिर जैसा कि हमने बताया है, और जब नेशनल इनकम आपको अलग से पढ़ाएंगे तो और ज्यादा चीजें स्पष्ट होंगी। अगर एक भी एग्रीगेट का वैल्यू मिल गया, तो फिर नेशनल इनकम के जो 8 एग्रीगेट्स होते हैं, जिसके के बारे में हम ये पीछे के वीडियोस में ये चर्चा कर चुके हैं, किसी से भी एक किसी में हम लोग ये कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स को ये करके। तो यहां से हमको ये जीडीपी एमपीए मिला। तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक ये प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस पे, इस विधि से भी, इस मेथड से भी हम लोग इसका एस्टिमेशन ये कर सकते हैं और किया जाता है। एक चीज और आपको नटसेल में बता दें, शुरू से आप थोड़ा रिकॉल कीजिए इसको। अगर हम बहुत ही अगर ये सहज भाव में बोले, तो इसका ये मतलब है कि नेशनल इनकम को बेसिकली 3 विधियों से, 3 मेथड से कैलकुलेट किया जाता है। एक को ये वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, दूसरे को इनकम मेथड बोलते हैं, और तीसरे को एक्सपेंडिचर मेथड हम लोग बोलते हैं। और इससे पहले भी हमने आपको बताया है कि आप किसी भी मेथड से निकालिएगा, चाहे आप ये वैल्यू एडेड मेथड से निकालिए, या आप इनकम मेथड से निकालिए, या एक्सपेंडिचर मेथड से आप निकालिए, नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट को हमेशा, यानी उसका इन रिजल्ट जो है वो हमेशा ये समान आएगा। और वो क्यों समान आएगा, तो इसके भी बारे में हमने ये लास्ट क्लास में ये चर्चा की थी। क्यों कि वैल्यू एडिशन जितना हो रहा है इकोनॉमी के अंदर, और वैल्यू एडिशन के फलस्वरूप जो इनकम जनरेट हो रहा है, वहीं इनकम तो प्रोड्यूसर सेक्टर ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसके पास, यानी कि वेज, रेंट, प्रॉफिट और इंटरेस्ट के रूप में किसके पास, हाउस होल्ड सेक्टर के पास। और किस रूप में, फैक्टर इनकम के रूप में। और उसी इनकम को जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो खर्च कर रहा है, वो किसके ऊपर, तो जिन वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन हुआ इकोनॉमी में, उनको ये खरीदने के ऊपर उसी इनकम का यूज कर रहा है, उसी को एक्सपेंड कर रहा है, उसी का एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो एक सर्कुलर फैशन में, मतलब यानी कि वैल्यू एडिशन से जो इनकम जनरेट हुआ वो जा रहा है कहां पे,
हाउस होल्ड सेक्टर के पास। किस रूप में? तो वेज के रूप में, रेंट के रूप में, प्रॉफिट के रूप में और इंटरेस्ट के रूप में। और फिर उसी पैसे को हाउस होल्ड सेक्टर जो है ये खर्च करते रहा है किसके ऊपर? तो जो प्रोडक्शन के फलस्वरूप, प्रोडक्शन के ये कार्य के फलस्वरूप जिन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हुआ इकोनॉमी में, उसके ऊपर। तो इसीलिए आप वैल्यू एडिशन मेथड से निकालिए, या आप इनकम मेथड से निकालिए, या एक्सपेंडिचर मेथड से निकालिए, इन रिजल्ट जो है वो हमेशा हर एक केस में वो समान आएगा। लेकिन अलग अलग मेथड्स में अलग अलग प्रकार के ये कंसिडरेशंस को हम लोग लेते हैं, और जिसके के बारे में बहुत ही डिटेल रूप से हम लोग ये चर्चा ये कर चुके हैं। तो इस चीज को ये ध्यान में रखिएगा। 2-3 चीजें और ये ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। एक तो आपको इस चीज को ये ध्यान में रखे जाने की जरूरत है कि एक्सपेंडिचर मेथड में इकोनॉमी के अंदर केवल फाइनल एक्सपेंडिचर को ही, यानी कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो चाहे ये गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा, या हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा, या कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा, फाइनल एक्सपेंडिचर को ही हम लोग ये कंसिडरेशन में लेते हैं। दूसरा एक चीज को ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारे ऐसे ये गुड्स होती हैं जो कि ये सेकेंड हैंड होती हैं। तो सेकेंड हैंड ये गुड्स के परचेज के ऊपर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसको हम लोग ये कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। इस चीज को ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसके पीछे का महत्वपूर्ण कारण यही है। क्योंकि अगर कोई सेकेंड हैंड गुड है तो सेकेंड हैंड ये गुड में, ये ध्यान दीजिएगा, सेकेंड हैंड गुड ये कभी ना कभी ये फर्स्ट हैंड गुड रही होगी। यानी उसका मैन्युफैक्चरिंग ईयर जो भी होगा, तो उस साल में पहली बार जब वो गुड ये बिकी होगी, ये ध्यान दीजिएगा, तो उस साल के, यानी उस अकाउंटिंग ईयर के नेशनल इनकम के कंसिडरेशन में या उसके एस्टिमेशन में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गई होगी। अब उसी वस्तु को आप उसको रीसेल कर रहे हैं सेकेंड हैंड ये गुड के तौर पे, तो सेकेंड हैंड ये गुड को ये बेचने में जो पैसा आपको मिल रहा है, अगर उसको आप ये फिर से कंसिडरेशन में ले लीजिएगा तो फिर ये एग्जैगरेटेड फिगर हो जाएगी। ऐसा नहीं किया जाता। लेकिन एक चीज को ये ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ठीक है ना, यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सेकेंड हैंड गुड्स को, जिसको कि बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग बोलते हैं कि जो ये मिडिल मैन जो है, यानी कि जो ब्रोकर लोग हैं, जो कि किसी के ये सेकेंड हैंड ये सामान को खरीदने या बेचवाने में वो ये मदद करते हैं। यानी जिसको सेल करना है और जिसको ये परचेज करना है, इन दोनों पार्टी को मिलाने में, इसको ये मीट करने में, यानी उन दोनों के बीच एक इंटरफेस स्थापित करने में वो सहायता करते हैं। तो ऐसे लोगों का जो ये कमीशन होता है, उस कमीशन को अगर आप इनकम मेथड से अगर आप निकाल रहे हैं नेशनल इनकम के एग्रीगेट को, तो उसको इंक्लूड ये किया जाता है। क्यों किया जाता है? यानी कि जो ब्रोकर्स है उनके ये कमीशंस को क्यों किया जाता है? क्योंकि वो उनका अनअर्न्ड इनकम नहीं है, बल्कि उनके लिए वो एक ऐसा इनकम है जिसके लिए कि उन्होंने अपनी कुछ सेवा दी है, कुछ कंट्रीब्यूट किया है। यूनिलैटरल पेमेंट नहीं है, क्योंकि उस काम के लिए उन्होंने अपनी कुछ एनर्जी खर्च की है, कुछ ना कुछ उन्होंने ये यानी कि ये किया है, जिसके एवज में उनको ये कमीशन मिल रहा है।
तो उसको इंक्लूड किया जाता है इनकम मेथड से अगर आप निकालिएगा तो। एक्सपेंडिचर मेथड में तीसरा एक चीज को यह ध्यान में रखना है कि शेयर्स एंड बॉन्ड्स, शेयर्स एंड बॉन्ड्स के ऊपर इनको ये पेपर क्लेम्स बोलते हैं। आपको ये शेयर खरीद रहे हैं या कोई बॉन्ड खरीद रहे हैं या कोई डिबेंचर ये खरीद रहे हैं, यानी ऐसे जो इनको ये पेपर क्लेम्स बोला जाता है इकोनॉमिक्स की भाषा में, तो इनके ऊपर आप जो ये खर्च कर रहे हैं, तो इस प्रकार के ये खर्चे को पेपर क्लेम्स के ऊपर जो ये खर्च होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसको नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये पेपर क्लेम्स हैं, कोई वैल्यू एडिशन इकोनॉमी के अंदर नहीं हो रहा होता है, इसके कारण वो मेयरली दे आर मेयरली ये पेपर क्लेम्स, दे आर द फाइनेंशियल एसेट्स, नॉट द फिजिकल एसेट्स. So that's why if you are expending any amount of money on the purchase of shares or bonds or debentures, तो इन चीजों के ऊपर अगर आप ये खर्च कर रहे हैं, तो such expenditures are not to be included in the estimation of the national income, because such expenditures do not cause any value addition in the economy. तो इसको भी आपको ये ध्यान में रखना है। और इससे पहले तो ये क्लियर ही हमने कर दिया कि ये ट्रांसफर पेमेंट्स जो होते हैं, यूनिलैटरल जो पेमेंट्स होते हैं, इनको भी हम लोग नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में हम लोग इंक्लूड ये नहीं करते हैं। और एक चीज और ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं जिसको कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर लोग जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो उसका यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अपना ये घर है, तो इस घर का अपना ही है, आप कोई रेंट थोड़ी पे कर रहे हैं, लेकिन इसका जो इंप्यूटेड ये वैल्यू है, इंप्यूटेड का मतलब हुआ कि जो एस्टिमेटेड ये वैल्यू है, यानी कि अगर उतना ही फैसिलिटी लिए हुए अगर आप उस घर को, अगर आप कहीं और पे उसको हायर करते, कहीं और आप ये किराया पे लेते, तो उसमें जो ये खर्च होता, ठीक है आप अपने ये घर में रह रहे हैं, लेकिन उसका ये कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तो उसका जो इंप्यूटेड ये वैल्यू होता है, क्योंकि अगर आप अपने घर में ना रह रहे होते तो उतना ही ये फैसिलिटी लिए हुए किसी अन्य घर में रहते, तो आपको ये कुछ ना कुछ ये चुकाना पड़ता मार्केट में। जैसे मान लीजिए कि ये 5,000 रुपया ये रेंट होता, जैसे मान लीजिए मैं अपने घर में रह रहा हूं, मैं कोई रेंट थोड़ी दे रहा हूं, मेरा कोई एक्सप्लिसिट यानी ढंग से कोई एक्सपेंडिचर नहीं हो रहा है, लेकिन इसका अपना इम्प्लिसिट कॉस्ट है, एक्सप्लिसिटली हम उसको ये बियर नहीं कर रहे, लेकिन इसका कुछ ना कुछ इम्प्लिसिट ये कॉस्ट है। तो जो इसका एस्टिमेटेड ये वैल्यू है, जो मार्केट वैल्यू है, उसको हम लोग ये कंसिडरेशन में लेते हैं नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी अगर आप किसी वस्तु या सेवा का यूज कर रहे हैं, तो उसका जो एस्टिमेटेड वैल्यू है मार्केट में, वो कंसिडरेशन में लिया जाता है नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में। तो ये सब कुछ डूज एंड डू नॉट्स हैं, इनको ये ध्यान में आप रखिएगा। तो ऑल इन ऑल तीनों मेथड्स को हम लोगों ने ये देख लिया कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है। वैल्यू एडेड मेथड से अगर आप नेशनल इनकम को एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उसमें ये क्या निकल रहा था, जीडीपी एमपी निकल रहा था, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे मिल रहा था। और कैसे मिल रहा था, तो उसका एक ही चीज था कि इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी के ये तीनों ही सेक्टर्स में
यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शियरी सेक्टर में ग्रॉस वैल्यू एडिशन जो भी हो रहा है, अगर उसका सम टोटल आप निकाल लीजिएगा तो जीडीपी ये मार्केट प्राइस पे निकल जाएगा। ये वैल्यू एडेड मेथड में था, उसी में मैंने बताया था कि वैल्यू एडिशन होता क्या है। दूसरा जो मेथड था वो था इनकम मेथड। इनकम मेथड में हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमी के अंदर जितना भी ये फैक्टर्ड इनकम से जनरेट हो रहा है, उन सारे ये फैक्टर्ड इनकम्स का अगर ये सम टोटल अगर निकाल दिया जाए तो एनडीपी ये फैक्टर्ड कॉस्ट पे निकलेगा, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर्ड कॉस्ट पे निकलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, टेक्निकल ये सब चीजें हैं, यहां कोई हंसी मजाक के नहीं चल रहा है। आपकी जो मूल पढ़ाई है, जो मूल प्रिपरेशन है, वो गहनता पूर्वक और सजगतापूर्ण ढंग से आप जब तक इन चीजों को नहीं समझिएगा, जब तक इसके ऊपर आपकी ये मेहनत नहीं होगी, तो कहानी सुन सुन करके स्टोरी में तो बहुत रस आता है, बहुत ही यानी कि सुनने में तो अच्छा लगता है। तो बात यही होती है, आउटपुट नील एंड लुकिंग ऑलवेज बिजी। आउटपुट नील है और हमेशा आप लोग यानी कि लोग जो होते हैं ये यानी कि ये बिजी रूप से वो दिखाई देंगे कि ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अरे कर क्या रहे हो। टेक्निकली आप जब तक ये बातों को नहीं समझिएगा, एंड व्हेन योर फंडामेंटल्स आर नॉट क्रिस्टली क्लियर, देन तब तक the edifice of your success cannot be built up। तब तक आपके सक्सेस की जो ये गगनचुंबी इमारत है ये तैयार नहीं हो सकती है, नहीं किया जा सकता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। और जो ट्रैश बातें होती हैं, जो नॉन सीरियस बातें होती हैं, जिनका की कोई तुक नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उन सारे चीजों को हमारा मन जो है ये बहुत ही ज्यादा ये लाइक करता है। तो इन सब चीजों में इंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं, तो इंटरटेनमेंट तो होगा, लेकिन इस इंटरटेनमेंट में व्हाट यू आर लूजिंग, क्या खो रहे हो तुम? द मोस्ट प्रीशियस थिंग of your life, that's called time। और जब कहा भी गया है, जब अवसर बीत जाता है, आदमी का समय निकल जाता है, तो एक ही चीज आदमी के ध्यान में होती है, वो क्या होता है? और ध्यान में क्या होती है? आपको झेलना होता है उसको, पछतावा, रिग्रीट, पछताते रहिए। पाछे दिन पाछे गयो, हरि से कियो न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। ऐसा हाल ये नहीं आने दीजिए। तैयारी को बहुत ही मजबूती पूर्ण ढंग से रखना है, और उसके लिए आवश्यक है जो बेसिक बातें हैं ये बिल्कुल स्पष्ट आपको होनी चाहिए। तो आज के वीडियो लेक्चर में 3 मेथड्स को हमने बता दिया, और हमको लगता है कि ये जीडीपी का सीरीज है, ये थोड़ा 1-2 वीडियो और आगे बढ़ेगा। कल भी आपको वीडियो मिलेगा और उसमें नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बीच जो अंतर होता है उसको हम लोग देखेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और ये रियल जीडीपी क्या होता है। और दूसरा एक टॉपिक हम लोग देखेंगे कि जीडीपी हम लोग ये बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है, ये बहुत सारी चीजों को ये बताता है, और खास करके इकोनॉमीज के जो स्ट्रेंथ होती हैं, जो उसकी मजबूती होती है, उसका आकलन करने के लिए पूरे ग्लोबल लेवल पे जिस पैमाने को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो आपको ये जीडीपी ही है। लेकिन ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं किसी इकोनॉमी के बारे में, किसी ये सोसाइटी के बारे में, जो कि जीडीपी नहीं बता सकता है। यानी कि जीडीपी का
एज एन इंडिकेटर, एज एन इकोनॉमिक एंड सोशल इंडिकेटर इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं, इन लिमिटेशंस को भी हम लोग ये देखेंगे ये कल के क्लास में। तो ये 2 टॉपिक में वो निकल जाएगा हमारी समझ में। उसके बाद कुछ मिसलेनियस या जीडीपी से रिलेटेड ये टॉपिक होंगी, उसके लिए एक वीडियो और बन जाएगा, तब जाकर के ये पूरी साइकिल ये कंप्लीट होगी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने ये ध्यानपूर्वक इन बातों को सुना, एंड आई होप दैट आपको ये सब बातें ये समझ में आई होंगी। तो सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें,